नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने जो हिंदू हृदय सम्राट जी हैं ना, यूं तो हर महीने अपने मन की बात करते हैं, कहते हैं और रेडियो के ऊपर एक उनका प्रोग्राम आता है मन की बात के नाम से। वो महीने में एक प्रोग्राम करते हैं और ये अब की बार उनका जो प्रोग्राम था 115वां प्रोग्राम था। हर प्रोग्राम के अंदर अपनी हर मन की बात के अंदर वो कुछ न कुछ किसी न किसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन अब की बार का जो उनका मन की बात का था वो था दोस्तों साइबर क्राइम का। और साइबर क्राइम के अंदर भी विशेष रूप से डिजिटल अरेस्ट के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। पहली बात तो दोस्तों, मैंने ये ध्यान से सुना था तो मुझे जानकर इतनी हैरानी हुई, सुन के इतनी हैरानी हुई कि वो एक एक पॉइंट को ऐसे बता रहे थे डिजिटल अरेस्ट के कि मान लो वो उसमें एक्सपर्ट हैं और उनसे लोग सीख के जाते हैं, तब जाके वो क्राइम करते हैं। लेकिन खैर ये तो एक मजाक की बात है कि उनसे सीख के जाते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा जानकारी, इतनी गहन जानकारी हमारे प्रधानमंत्री जी को है तो ये वास्तव में एक अच्छी बात है। और उन्होंने अब की बार बात करते हुए बताया, मन की बात में बताया कि ये साइबर क्राइम के जो अपराधी हैं, जो डिजिटल अरेस्ट करते हैं, ये कैसे काम करते हैं। उन्होंने उनकी जो मोडस ऑपरेंडी है उसको बताया। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या बताया। तो उन्होंने कहा कि ये जो डिजिटल अरेस्ट है इसमें अपराधी क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि उनके अकॉर्डिंग, मोदी जी के अकॉर्डिंग, कि ये जो डिजिटल अरेस्ट करने वाले हैं ये अपने आप को सीबीआई का, ईडी का या फिर पुलिस का या फिर नारकोटिक्स विभाग का अपने आप को मेंबर बनाते हैं, ऑफिसर बताते हैं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं कि सामने वाला है, जो सुनने वाला है, वो उसमें फंस जाता है, उसमें उनकी बातों के ऊपर विश्वास कर लेता है। दूसरा फिर उन्होंने बताया कि ये आपकी जो पर्सनल जानकारी है ना उनके पास वो होती है, और जब आपको ये सुनाई देता है कि सामने वाले के पास आपकी पर्सनल जानकारी है तो आप वैसे भी डर जाते हैं। और वैसे डर तो जाते ही जाते, ये फिर उसी जानकारी का नाजायज फायदा उठा के आपको इतना डराते हैं और इतना डराते हैं आपको कि आपके पास सोचने समझने की ताकत ही नहीं रहती। और इसके अलावा फिर टाइम बाउंड होता है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने एक एक चीज़ ऐसे बताई कि वास्तव में जो साइबर क्राइम के एक्सपर्ट है वो जो जो चीज़ करते हैं वो उन्होंने खुल के बताई। लेकिन लास्ट में उन्होंने कहा कि इसका इलाज ये है कि आप रुकिए, सोचिए और कार्रवाई करिए। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात तो मेरी समझ में नहीं आती कि जो अपराधी उनको फंसाता है, आम आदमी को जाता है, उनके साथ ठगी करता है, अगर उसी ने कार्रवाई करनी है, उसी ने सोचना है और उसी ने सब कुछ करना है, तो फिर हमारी पुलिस किस लिए है? या फिर जब मोदी जी को इतना पता है, सब कुछ पता है, तो फिर वो क्यों नहीं कार्रवाई करते? अगर आम आदमी को ये कह रहे हैं कि आपको ही कार्रवाई करनी है, तो दोस्तों कार्रवाई करने का काम पुलिस का होता है। और आपको पता है पुलिस की जो मोडस ऑपरेंडी है वो कैसे होती है। मान लो किसी के साथ 10-20 हज़ार रुपये की ठगी होती है तो 10-20 हज़ार रुपये की ठगी वाले को तो वैसे ही नहीं सुनते, वैसे ही उसको इल्जाम उसी ऊपर लगा देते कि आपने सावधानी क्यों नहीं बरती, जो पीड़ित होता है उसके ऊपर। अगर ठगी थोड़ी 1-2 लाख की होती है तो उसकी सिर्फ एप्लीकेशन ले लेते हैं, कार्रवाई कुछ नहीं करते। और अगर कोई बड़ी ठगी होती है तो उसमें ज़रूर वो कार्रवाई करते हैं, लेकिन उसमें भी जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो ये जो क्राइम के जो आंकड़े होते हैं दोस्तों, आंकड़े भी अगर देखे जाएं जबकि मुझे लगता है कि अगर 100 आदमी पीड़ित हैं तो उसमें से 5 या 7 की ही या 2 या 3 की ही एप्लीकेशन ली जाती है और उसी का जो मामला है वो दर्ज करती है पुलिस। लेकिन फिर भी जो पुलिस ने दर्ज किए मामले, उनकी भी अगर हम संख्या देखें और साल दर साल देखें तो दोस्तों 2017 के अंदर लगभग 3,500 जो आंकड़े, अपराध के आंकड़े वो रजिस्टर्ड हुए साइबर क्राइम के। और 2018 के अंदर जो वो हुए हैं, 2020 में 10,000 से ऊपर हुए हैं, 2021 में 14,000 और 2022 में 17,000 और 2023 में दोस्तों लगभग 12 लाख के आसपास ऐसे जो साइबर क्राइम के अपराध हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। उनका पैसा मिला ये नहीं लिखा है कहीं पर भी, वो सिर्फ रजिस्टर्ड हुए हैं। अब ये देखिए, अगर 11 लाख आदमियों के अपराध, इतने बड़े साइबर क्राइम के लोग पीड़ित हैं और ये रजिस्टर्ड इतने हुए हैं, तो हकीकत में कितने लोग साइबर क्राइम की ठगी का शिकार हुए होंगे। तो अब जब लोगों के पास रोजगार ही नहीं है, साइबर में एक्सपर्ट हैं, तो वो ठगी ही करेंगे दोस्तों। लेकिन ये सरकार का, स्टेट का काम है, राज्य का काम होता है कि वो उस क्राइम को रोकें
उनको पकड़ें और उनकी रिकवरी करवा के ना जो आदमी पीड़ित है उनको पैसे वापस करें। लेकिन हमारे जो मोदी जी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई है आपने करनी है, आपने घबराना नहीं है, आप जो कार्रवाई करें उचित करें। तो दोस्तों इसमें मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर कार्रवाई ही हमने करनी है तो फिर पुलिस किस लिए है, विधायिका किस लिए है, सरकार किस लिए है, किस लिए हम इन लोगों को चुनते हैं, और कैसे हम फिर जब सरकार ने कार्रवाई नहीं करनी तो फिर कैसे हम सुरक्षित रहेंगे। मोदी जी ने ये तो बता दिया कि इस तरह के वो होते हैं, लेकिन मोदी जी का क्या ये फर्ज नहीं, एक परिवार का मुखिया होने के नाते, देश का अगर प्रधानमंत्री होने के नाते, देश का मुखिया होने के नाते कि वो साइबर क्राइम के लिए जो फोर्स है, वर्क फोर्स है, उनको तैयार करे, मजबूत करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपर्ट है साइबर क्राइम के एक्सपर्ट हैं उनको भर्ती करें और उनको रोकें, ऐसे हैकिंग करने वालों को रोकें, और ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस को पावरफुल बढ़ाएं और एक फोर्स खड़ी करें पुलिस की, ताकि वो इस तरह के आदमियों को अरेस्ट कर सकें। और खाली फोर्स ही नहीं बल्कि कानून भी ऐसे लेके आने चाहिए, ऐसे पास करने चाहिए कि ऐसे अपराधियों को ताउम्र तो सजा हो और उन्होंने जितनी भी ठगी की है उससे 10 गुना उनका जुर्माना किया जाए और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी अटैच की जाए और उसकी प्रॉपर्टी को सेल करके ना जिन जिन लोगों को, पीड़ितों को जो उन्होंने ठगा उनको दी जाए। लेकिन दोस्तों क्या आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? जिस सरकार के अंदर सरकार का मकसद सिर्फ पैसा बचाना हो, सरकार का मकसद सिर्फ प्राइवेटाइजेशन करना हो, सरकारी नौकरी को खत्म करना हो, क्या उसके अंदर ये संभव दिखाई दे रहा है? सरकार का एक ही मकसद है कि जितने भी युवा हैं वो प्राइवेट फैक्ट्रियों में नौकरी करें, सरकार को उनको तनख्वाह ना देनी पड़े। और अगर आंकड़े दिखाने हैं तो प्रधानमंत्री कौशल रोजगार योजना से 20-20 हज़ार के, 18-18 हज़ार के भर्ती किए जाएं ताकि पैसा बचे सरकार का। लेकिन पैसा भी तो नहीं बच रहा ना। अगर पैसा बचाने का ही है तो दोस्तों मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। हरियाणा के अंदर 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी दोस्तों। और जब 2004 के अंदर कांग्रेस की सरकार आई तो हरियाणा के ऊपर 26,000 करोड़ का कर्जा था। और 2014 के अंदर जब बीजेपी की सरकार आई तो हरियाणा के अंदर था 82,000 करोड़ का कर्जा, यानी लगभग 55-56 हज़ार करोड़ का जो कर्जा लिया था हरियाणा सरकार ने। लेकिन जब 2014 के अंदर सरकार आई और उसने 10 साल तक लगातार राज किया, अर्थात 2024 के जो आंकड़े थे उन 2024 के आंकड़ों में जितनी रोजगार की दर थी वो खत्म हुई, और जितने पेंशन रिटायर हुए, जितने भी अधिकारी रिटायर हुए, कर्मचारी रिटायर हुए, उनकी जगह कोई अपॉइंटमेंट नहीं दी। हर डिपार्टमेंट के अंदर लाखों पद है ना खाली पड़े हैं, तो उनकी सैलरी देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसके बावजूद भी इन 10 सालों के अंदर बीजेपी की सरकार में 3.5 लाख करोड़ का कर्जा था दोस्तों। तो अगर ये कहें कि जो बीजेपी सरकार है वो नौकरियों को खत्म करके ने पैसे बचाने लग रही है, कर्ज का जो भार है वो कम करने लग रही है, तो ये भी सरासर झूठ है। उल्टा जितनी स्पीड से कांग्रेस ने कर्जा लिया था उससे कई गुना स्पीड से बीजेपी की सरकार कर्जा लेने लग रही है। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि नौकरी भी नहीं दे रही और वो इतना कर्जा है वो जाता कहाँ, इतने पैसे जाते कहाँ। एक सिर्फ रोड तो बनते हैं, क्या रोड बनाने में इतने पैसे खर्च हो जाता है? और उसमें भी आप किसी भी रोड के ऊपर जाके देख लीजिए, टोल टैक्स मिलेंगे आपको। एक तो जब कोई भी गाड़ी होती है, गाड़ी के अंदर रोड टैक्स अलग से वसूल किया जाता है, उसके बाद टोल टैक्स होते हैं। हर रोड पे चले जाइए आप, चाहे वो स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, किसी भी उस पे जाइए, आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। सरकार को लाखों करोड़ रुपया टोल टैक्स के रूप में दिया जाता है, तो वो फिर पैसा जाता कहाँ है ये समझ में नहीं आ रही। और इसके बावजूद भी अगर ये ठगी का मामला देखें तो दोस्तों साइबर क्राइम की इतने ज़्यादा अपराध हैं कि ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब सैकड़ों क्या हजारों आदमी ठगी के शिकार ना होते हों, लोगों को ना ठगा जाता हो, करोड़ों रुपए की ठगी ना होती हो। लेकिन उसके लिए भी हमारे मोदी जी हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको सोचना चाहिए और आपको कार्रवाई करनी चाहिए और आपको घबराना नहीं चाहिए। तो दोस्तों फिर से वही सवाल होता है, अगर लोगों ने ही कार्रवाई करनी है तो सरकार को हम किस लिए चुनते हैं? किस लिए हम बीजेपी को चुनते हैं? किस लिए कांग्रेस को चुनते हैं? किस लिए दूसरी सरकारों को? जब सरकार ने उनकी रक्षा ही नहीं करनी तो सरकार ने उनके जो ठगी का है उसका रोकना ही नहीं, अपराध को नहीं रोकना,
तो फिर सरकार का चुनने का फायदा क्या? और किस लिए अब मोदी जी ये इतना कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, जबकि हकीकत सबके सामने है दोस्तों। ये मैं इस पिछली उसकी बात कर रहा हूँ, मन की बात में, जो आंकड़े खुद मोदी जी ने दिए हैं और जो खुद मोदी जी ने बताया, जब उनको पता है सारा का सारा कि इस तरह के अपराध होते, तो मेरे ये समझ में नहीं आती कि फिर वो रोकते क्यों नहीं, सरकार को आदेश क्यों नहीं देते। कहाँ ऐसी प्रॉब्लम है कि उनको पता होते हुए भी इस तरह के अपराधों को नहीं रोक पा रहे, या फिर रोकने की इच्छा शक्ति ही नहीं है, लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया है और खाली भाषण दे के न अपनी बातों में उलझा कर न लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। क्या यही काम है हमारे मोदी जी का कि भाषण अच्छे दो, लोगों को मूर्ख बनाओ, भावनाओं में वो करो, और जो अंध भगत है उनकी बातों पर भरोसा करो, और जो हकीकत है हकीकत से आंखें बंद करे रखो। ये तो दोस्तों काम नहीं होना चाहिए। ये तो सरकार का जो काम है, ये किसी भी तरह से इसको उचित नहीं किया कहा जा सकता। अगर मोदी जी को सारा सब कुछ इतना पता है तो रोकने की भी जिम्मेदारी मोदी जी की है। साइबर क्राइम के आजकल जितने नए नए तरीके आते जा रहे हैं, जितने नए अपराध होते जा रहे हैं, तो उनको कड़ाई से रोकना चाहिए और उनको वर्क फोर्स क्रिएट करनी चाहिए, पुलिस फोर्स क्रिएट करनी चाहिए और कड़े से कड़ी सजा देनी चाहिए, लोगों की रिकवरी करवानी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि लोगों को साइबर क्राइम से किसी तरह की कोई निजात मिल रही हो, कोई सरकार उन पर कंट्रोल कर रही हो। और रही बात आंकड़े दर्ज करने की या रिपोर्ट दर्ज करने की, तो दोस्तों आजकल जो पुलिस है वो मर्डर के तो एफआईआर दर्ज करती नहीं, ठगी के आंकड़े कहाँ से दर्ज करेगी। और उसके बावजूद भी जितने भी किसी भी तरीके से जोर जबरदस्ती से या अप्रोच से अगर आंकड़े दर्ज हो भी जाते हैं, तो उनकी ये संख्या है कि 2022 से लेकर ना 23 में, सिर्फ 2023 के अंदर 11 लाख जो है ठगी के आंकड़े, 11 लाख ठगी के अब मामले दर्ज किए गए दोस्तों। हकीकत में कितने होंगे? तो कम से कम 1 करोड़ तो जरूर होंगे। अब करोड़ों आदमी ठगी की चपेट में आ रहे हैं, और हमारे जो हिंदू हृदय सम्राट जी हैं वो सिर्फ मोडस ऑपरेंडी बता रहे हैं और ये कह रहे हैं लोगों को कि कार्रवाई आपने करनी है। अगर हमने कार्रवाई करनी है तो मोदी जी आप छोड़िए प्रधानमंत्री कुर्सी को, आप छोड़िए सरकार को, छोड़िए इन पदों को, जितने भी आपके जो होम मिनिस्ट्री के हैं, प्रधानमंत्री के या और हैं। जब जनता ने सारा काम करना है तो आप किस लिए प्रधानमंत्री हैं? क्यों नहीं इनको रोक रहे? किसकी जिम्मेदारी है रोकने की? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सरकार अपना पीछे इसलिए छुटा लेती है कि वो एक बार भाषण दिया और उन्होंने कह दिया कि हमने तो बताया था, लोग नहीं समझे तो हम क्या करें? ये गलत तरीका है दोस्तों, बहुत गलत तरीका है। जनता को कुछ सोचना होगा और सरकार के ऊपर दबाव बनाना होगा कि मात्र भाषण देने से देश को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता और मूर्ख नहीं बनाया जाना चाहिए। जवाबदेही होनी चाहिए, सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए, भाषणों से काम नहीं चलता। तो दोस्तों आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा कहने का कोई फायदा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सरकार कुछ करेगी। उसका सिर्फ एक ही काम है, मिनिमम गवर्नेंस, यानी मिनिमम गवर्नमेंट नौकरी, मिनिमम सरकारी नौकरी, चाहे वो पुलिस की हो, फौज की हो, साइबर क्राइम की हो या किसी भी चीज़ की हो। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ देखना है कि ठगी हो रही है तो लोगों को सिर्फ भाषण पिलाओ, उनको सिर्फ समझाओ, लेकिन इसको पुलिस को मजबूत मत करो, अपराधियों को पकड़ने के लिए पावरफुल फोर्स मत बनाओ, सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाओ। सिर्फ यही लग रहा है दोस्तों कि इससे ज़्यादा तो सरकार का और मुझे कोई काम नहीं लग रहा। और ये जो अब आज तक इतना ये हाल है दोस्तों, तो मैं आपको एक छोटा सा ये भी बताता हूँ कि राजस्थान के अंदर 1,20,000 पद थे वो खाली हुए थे, जो रिटायर हुए थे। और अभी 2-3 दिन पहले राजस्थान सरकार ने उन 1,20,000 पदों को भरने की बजाय उनको निरस्त कर दिया है, यानी वो 1,20,000 पद खत्म कर दिए गए हैं। तो 1,20,000 जब राजस्थान में खत्म किए जा रहे हैं, तो हरियाणा में तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा है। और अगर उनको भी निरस्त कर दिया जाता है, अर्थात वो पद ही खत्म कर दिए जाते हैं, उनके ऊपर कोई नौकरी नहीं रहेगी, तो वो जो पद रिक्त है वो पुलिस के अंदर भी है। अगर पुलिस के अंदर ऐसे 20-20 हजार रुपए के होमगार्ड भर्ती किए जाएंगे, 18-18, 20-20 हजार रुपए के एसपीओ भर्ती किए जाएंगे, तो ये तो अपराधियों के पकड़ने से रहे दोस्तों। अपराधियों को अगर पकड़ना है तो मजबूत पुलिस फोर्स बनानी पड़ेगी और रेगुलर भर्ती करनी पड़ेगी। और जो पहले पुलिस हुआ करती है 20-20 हजार के नहीं, पूरी स्केल दे के ना पुलिस वालों को भर्ती किया जाएगा ताकि उनकी कोई जिम्मेदारी बने। लेकिन लगता नहीं कि आने वाले टाइम में इस तरह का कोई भी होगा। खैर दोस्तों,
ये तो मोदी जी की मन की बात थी। अब मेरे मन की बात तो ये है कि सरकार को ही एक्शन लेना चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। आपके मन की बात क्या है ये आप बताइए दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मेरे विचार ठीक है और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों मेरा विशेष निवेदन ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की मैं आपको वीडियो लाता रहूँ, अपने विचार व्यक्त करता रहूँ। और अगर मैं गलत हूँ तो भी कमेंट जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। इसके साथ ही आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।